लगातार पूरे देश में जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नई नई साजिशें सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा था किस तरह से उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड लाया गया और उसमें किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए असम सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची है और जो मुसलमानों का एक मौलिक अधिकार है, हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25, 26 और 28 में दिया गया है। इन आर्टिकल्स का खुला उल्लंघन करते हुए विश्वकर्मा ने, जो मुख्यमंत्री है असम का, संघी सोच का, हालांकि पहले जो है वो कांग्रेस का नेता हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद किस तरह से वो निकल कर के सामने आया है और ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस में किस तरह से संघ के लोग काम कर रहे हैं। और उसके जरिए तलाक, शादी का जो मौलिक अधिकार है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जो हमारे आर्टिकल में मुसलमानों को क्या बाकायदा तमाम धर्म के लोगों को अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से उसको मानने के लिए मौलिक अधिकार के तौर पर माना गया है, उसको खिलाफ जाते हुए ये एक नया कानून लाया गया है और मुसलमानों से ये एक हक छीन लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ उलमा इकराम और कुछ वो सियासतदान जो मुसलमानों का वोट हासिल करके सत्ता में पहुँचते हैं, उसमें AIMIM भी शामिल है, असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं, जो बड़ी बड़ी स्पीच खड़े होकर के देते हैं, अवामी भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मुसलमानों के जो है साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन जब इस तरह से पूरी तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा होता है तो ऐसे में मुस्लिम जमातों के भी बड़े बड़े लीडर सिर्फ ये कह करके कि हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे जो हमारी शरीयत से टकराता हो। अभी उत्तराखंड में जब बिल आया तो मौलाना अरशद मदनी के जरिए ये बात कही गई, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के उसका विरोध किया। लेकिन एक जो संवैधानिक रास्ता बनता है कोर्ट जाने का, इस रास्ते को इख्तियार क्यों नहीं किया जाता इन मुस्लिम जमातों के जरिए? और असदुद्दीन ओवैसी जो बड़े बैरिस्टर हैं वो आखिर कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? क्यों कोर्ट में इस तरह के मामलों को लेकर के नहीं जाते, या सिर्फ वो मुसलमानों के जज्बात से खेल करके, मुसलमानों के मजमे में खड़े होकर के वो मुस्लिम हितैषी बात करके, मुसलमानों के हक की बात करके, या फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़ी शानदार स्पीच दे करके अपना फर्ज महज निभा लेते हैं? उन्हीं की पार्टी के वारिस पठान का ये वीडियो सुनिए। ये बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटी करता है इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो किस तरह से ला रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है, टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है। क्यों, क्या जरूरत है? अब आसाम के अंदर अब अलग कानून चलाएंगे, दूसरी जगह पे अब अलग कानून चलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश है UCC लाने के लिए। मगर मुझे नहीं लगता कि चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? बस यहीं पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाएंगे। तो देखा आपने वारिस पठान जिस तरह से इस पूरे मामले में आर्टिकल का हवाला, आर्टिकल 25, 26 और 28 का हवाला देकर के ये कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो क्या आपकी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी? क्या आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर और कोर्ट से इंसाफ मांगेगी कि साहब ये हमारी मौलिक अधिकारों के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए जो ये पूरी साजिश रची गई है, क्या है पूरा ये मामला और किस तरह से इसका असर मुसलमानों की शादी ब्याह और तलाक पर पड़ेगा। असम सरकार ने जो लोग असम में मुस्लिम रह रहे हैं उनके विवाह और तलाक के पंजीकरण से जुड़े 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में दिसपुर के लोक सेवा भवन में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, पुराने अधिनियम में
विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, जिसमें भले ही युवक युवती विवाह के लिए 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचते हों, ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि जिला आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को वर्तमान में 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण रिकॉर्ड को पंजीकरण महानिरीक्षक के अग्रिम पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण में अपने कब्जे में लिए जाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के 4 जिलों कछार, करीमगंज, हैलाकांडी और होजई में मणिपुर को एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए असम राजभाषा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने शहरी महिला अधिनियम के रूप में महिला स्वयं सहायक समूह SHG के सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य शहरी आजीविका मिशन सोसाइटी द्वारा चरणों में लागू किए जाने वाले मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित बजट में से असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी के तहत बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 274 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से ये अधिनियम लाया गया है और जो आर्टिकल में मुसलमानों को जो एक अलग से दी हुई थी कि क्या अब इसमें जो कबायली लोग हैं, असम में एक बड़ी संख्या है कबायली लोगों की, उनको भी इसमें छूट दी गई है, तो क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह से ये मुस्लिम हितैषी बात करके कि बच्चियों की शादी उम्र से पहले करने के लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो कबायलियों में तो और ज़्यादा इस तरह की शादियाँ राइज हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता?